जय हिंद प्यारे छात्रों, आज की इस लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन का आप एंजॉय करिए। प्रोबेबिलिटी सवाल के अंतर्गत 2-3 टॉपिक आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज का भी टॉपिक बहुत अहम है, खासकर प्रोबेबिलिटी सवाल के लिए। तो सभी बच्चे जल्द से जल्द जुड़ जाएं और वीडियो को भी शेयर करते रहिए। देखिए बेटा, आज का आपका जो टॉपिक है वो है एसिड सॉइल। एसिड सॉइल को हम हिंदी में अम्लीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा, एसिड सॉइल। एक लाइन में जान लीजिए कि अम्लीय मृदा वह मृदा होता है जिसका पीएच 7 से कम होता है, लेस देन 7 पीएच। जिसका पीएच 7 से कम होगा उसको हम अम्लीय मृदा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप मोस्टली कह सकते हैं कि ज़्यादातर अम्लीय मृदा का जो पीएच वो 4 से लेकर के 6.8 तक होता है। 4 से लेकर के 6.8 तक होता है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा 7 पर ये न्यूट्रल हो जाता है। 7 पर न्यूट्रल हो जाता है। तो ये तो था, अगर पूछता है कि अम्लीय मृदा किसे कहते हैं तो बड़ा एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि वह मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है उसको हम अम्लीय मृदा कहते हैं, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं एसिड सॉइल कहते हैं। बात ही है कि अम्लीय मृदा बनते कैसी है, इसके बनने का कारण क्या है। तो बेटा सबसे मेन चीज़ जान लीजिए कि जहाँ पर अम्लीय मृदा प्रायः उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ नम जलवायु होती है। नम जलवायु का मतलब जहाँ पर बारिश अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में बारिश अधिक होता है उन क्षेत्रों में अम्लीय मृदा का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें होता क्या है कि ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में इनमें मृदा के कोलाइडी संकीर्ण पर जो अधिशोषित भस्म होते हैं, मतलब बेस होते हैं, वो बेस लीच करके, या आप कह सकते हैं कि बह करके निचली सतहों में चले जाते हैं, और जिससे मृदा कोलाइड पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए मृदा क्या होती है? अम्लीय हो जाती है। बेटा यहाँ पर देख लीजिए 2 पॉइंट होता है। अगर ये मान लीजिए क्या है, एक सॉइल का पार्टिकल्स है या ये मृदाएं हैं। अब इन मृदाओं पर सपोज करो भारी बारिश होती है, तो भारी बारिश होने पर जो भी भस्म होंगे, जैसे सपोज करो कि हाइड्रॉक्सिल आयन है या और सारे भस्म आयन हैं, ये सब क्या होंगे? जो बेस आयन है वो पानी के द्वारा घुलकर लीच कर निचली सतहों में चले आते हैं, और पार्टिकल्स पर हाइड्रोजन आयन एडजॉर्ब हो जाता है, और इस वजह से मृदा का पीएच घट जाता है। और आप कह सकते हैं बेटा कि यह मृदा अम्लीय हो जाती हैं। जिससे पीएच घटेगा तो मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाती हैं। और इन मृदाओं का पीएच जो होगा वो 4 से लेकर के 6.8 तक होगा। और दूसरा होता है कि जिन क्षेत्रों में जीवाश्म पदार्थ अधिक पाए जाते हैं उन क्षेत्र की भी मृदाएं अम्लीय होती हैं। उसका कारण कैसे होता है अभी आगे हम चर्चा करते हैं। भारत में अगर देखें तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पर बारिश अधिक होता है, उन राज्य में सबसे अधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। अब पूर्वोत्तर राज्य में अब क्या क्या आता है इसमें? जैसे केरल है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर वर्षा सामान्य से अधिक होता है, तो इन राज्यों की मृदाएं सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? अम्लीय होती हैं। तो एक पॉइंट इसमें ये आप याद रखिएगा। तो और इन मृदाओं में ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या अम्ल की मात्रा
अधिक होती है। तो यहाँ पर बेटा 2-3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि नम मृदाएँ मतलब जहाँ बारिश अधिक होती है उन क्षेत्रों की मृदाएँ ये ज़्यादातर अम्लीय होती हैं। अब बेटा हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं कि अम्लीय मृदा बनने का कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है जिससे अम्लीय मृदा बन जाएगी। एसिड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले बेटा होता है कि अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण। अगर अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है तो उससे भी मृदा क्या होती हैं, अम्लीय हो जाती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जब या जिन चट्टानों में भस्म की अपेक्षा अम्ल अधिक होते हैं तो ऐसी मृदाओं से या ऐसे खनिजों से आप कह सकते हैं कि अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। इसमें जैसे अगर भस्म खनिज की अपेक्षा अगर क्वार्ट्ज की मात्रा अगर अधिक होगा या सिलिका की मात्रा अधिक होगा तो सिलिका की मात्रा अधिक होने से भी एसिड बढ़ता। मतलब अगर 55% से अधिक है सिलिका की मात्रा तो उससे भी क्या होता है, वो एसिडिटी काज्ड होती है, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ती है और इस प्रकार से अम्लीय चट्टानों का निर्माण होता है। क्योंकि आपको इग्नियस रॉक्स में इग्नियस रॉक्स में सिलिका के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें 3 प्रकार से किया गया है, एसिड और इंटरमीडिएट और बेसिक। तो अगर 65% तक सिलिका की मात्रा होती है तो एसिडिक इग्नियस रॉक्स इसके अंतर्गत आता है। तो अगर उसकी मात्रा अधिक होगी, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जैसे ग्रेनाइट और रायोलाइट। क्या क्या आता है बेटा इसमें, प्रमुख तौर पर इसमें आपका आता है ग्रेनाइट और फिर आपका रायोलाइट, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये 2 खनिज अगर अधिक होते हैं क्योंकि ये दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं, मतलब एसिड नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से आप बेटा कह सकते हो कि अगर अम्लीय चट्टानों से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है तो अगर चट्टानों में इन खनिजों की अगर अधिकता होती है तो इससे निर्माण होता है। दूसरा होता है कि बेस का क्षीण होना, मतलब रिमूवल ऑफ बेस। अगर बेस यहाँ से रिमूव हो रहा है, कहाँ से, जैसे मैंने अभी बताया कि ये मान लीजिए मिट्टी है और इस भारी बारिश के कारण जो बेस हैं वो क्या हो जाए, लीच करके नीचे आ जाते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन। भाई जैसे कहने का अर्थ क्या है कि क्लास है, अब क्लास में 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक हैं जो बहुत अच्छे टॉपर हैं और एक बच्चे हैं जो मध्यम या कह सकते हैं कि पढ़ने में थोड़ा सा लो हैं। अब पता चलेगा अगर क्लास से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अलग हो गए तो इसका मतलब क्या, उस क्लास में वही विद्यार्थी बचे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, या कमज़ोर निकल गए तो केवल कौन बचा, यहाँ पर जो पढ़ने वाले। तो यहाँ पर क्या है कि जो बेस है उसका क्षीण हो जाना, ये किसकी वजह से होता है, ये हैवी रेनफॉल की वजह से ही होता है। इसमें जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो इसके अंदर क्या क्या आ गया बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये सब जब वाटर के साथ घुल करके और जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, मिट्टी का कण है, उसके पहुंच से दूर या निचली सतहों में चला जाता है तो इस वजह से केवल पार्टिकल्स पर हाइड्रोजन आयन बचता है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि मृदा क्या होती है, कोलाइडी हो जाती है। अगला बेटा इसमें आता है कि अम्ल उत्पादक उर्वरकों का प्रयोग। अगर हम लगातार अम्ल उत्पादक उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो इससे भी सॉइल में एसिडिटी काज्ड हो जाती है। जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अगर इन प्रकार का ये अम्ल उत्पादक होते हैं। क्या क्या होता है बेटा, जैसे कैल्शियम, अभी आपका अमोनियम नाइट्रेट या यहाँ पर आपका अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट, अगर इस प्रकार के हम, अब अमोनियम नाइट्रेट या क्या होगा तो इसमें क्या होगा, NH4+ होगा। तो ये नाइट्रोजन तो प्लांट तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बचेगा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एसिडिटी को काज कर रहा है। तो इस तरीके से अगर अम्ल उत्पादक अगर हम लगातार
उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी हमारी मृदाएं ये लगातार अम्लीय बन जाती हैं। इसमें कौन कौन सा, पहला है साधारण धनायन विनिमय प्रतिक्रिया। साधारण धनायन विनिमय प्रक्रिया ये मान लीजिए क्या है कि क्ले कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक मिट्टी का कण है। क्या है? एक मिट्टी का कण है। उस कण के ऊपर क्या है? कैल्शियम एडजॉर्ब है। कैल्शियम एडजॉर्ब का मतलब अगर उसके ऊपर है तो इसका मतलब पीएच सामान्य है। अब उसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र का उपयोग कर दिया। अब अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र का उपयोग कर दिया तो अब उस क्ले कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हुआ कि ये कैल्शियम को हटा देगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा H4+, मतलब इसके ऊपर अमोनिया आकर के क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। अब ये क्या करे, कैल्शियम को हटा देगा। इधर जो सल्फेट है तो ये कैल्शियम सल्फेट के साथ जाकर के मिल जाएगा, मतलब कैल्शियम सल्फेट। और ये कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, ये लीचेबल, मतलब लीच करके निचली सतहों में चला जाएगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि अब इस अमोनिया का जो क्ले कॉम्प्लेक्स पर यहाँ पर क्या है, एडजॉर्ब है। अब बेटा इसका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन होगा। अब नाइट्रिफिकेशन से तो वो नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है ये पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो गया, आकर के एडजॉर्ब हो गया। तो इस तरीके से आपका जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और इधर आपका ये नाइट्रेट मिल करके और यहाँ से ये लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अम्ल उत्पादक उर्वरकों के प्रयोग से हमारी मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। ये बेटा आपको क्लियर हो गया। अगला है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। हम लोग जानते हैं कि हमारी मृदा के लिए कार्बनिक पदार्थ ये बहुत ही आवश्यक है। कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता आप जानते हैं कि कार्बन और उससे बहुत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी उपलब्ध होंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कार्बनिक पदार्थ का जब डिकम्पोजिशन होता है, मतलब जब उसका विच्छेदन होगा तो उससे क्या होता है बेटा, CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जल से मिल जाता है। जल से मिल करके क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। और जब ये कार्बोनिक एसिड बना लिया तो इसका मतलब जब एसिड का फॉर्मेशन इसमें होने लगा तो इस तरीके से भी हाइड्रोजन आयन उसके ऊपर जा कर के मीन्स पार्टिकल्स के ऊपर जा कर के एडजॉर्ब हो जाते हैं। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों के अधिक प्रयोग से या जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं में भी आप कह सकते हैं कि उन मृदाओं में भी कार्बोनिक एसिड का निर्माण होगा। और ये कार्बोनिक एसिड क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। और इस तरीके से जो उसमें साल्ट होंगे वो जल में विलीय होकर के नष्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयन वो आकर के पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, उसके ऊपर अधिशोषित हो जाएगा। और इस प्रकार से बेटा ये मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। अगला चीज़ होता है कि सूक्ष्म जैविक क्रिया। इसमें अगला पॉइंट आता है बेटा सूक्ष्म जैविक क्रिया। तो इसमें सूक्ष्म जैविक क्रिया, तो सूक्ष्म जैविक क्रिया के फलस्वरूप भी मीन्स जैसे आप देखते हो नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर्स, ये सब प्रक्रिया या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले, तो इस तरीके से इसमें जब ये सूक्ष्म जीव सक्रिय होंगे तो नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी। अभी मैंने बताया कि जब नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी तो नाइट्रेट के रूप में तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन वहाँ पर रुक जाएगा। और इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन ये पार्टिकल्स के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी मृदा ऊषर हो जाएगी। अगला बेटा इसमें आगे देखते हैं कि पौधों के ऊपर अम्ल का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर आपकी मृदा अम्लीय हो गई है
तो पौधों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पौधा इससे कैसे प्रभावित हो सकता है, ये चीज़ आगे आप बेटा जान सकते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी ठोकते रहिए। देखते हैं कि पौधों पर क्या होता है। पौधों पर अम्ल का प्रभाव मीन्स अगर अम्लीय मृदा है तो उस पर पौधों पर अम्ल या अम्लता कह सकते हैं कई सारे, तो अम्लता का प्रभाव क्या होगा। तो इसमें दो प्रकार का प्रभाव होता है। एक होता है बेटा प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है इसमें प्रत्यक्ष रूप से, और एक होता है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो प्रकार से होता है। क्या क्या होगा बेटा इसमें, डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट, दो प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि ये प्लांट है, डायरेक्ट में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। ये प्लांट है, अब ये प्लांट अपने सभी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए या अपने फिजियोलॉजिकल जो भी दैहिक क्रिया है उसको कंप्लीट करने के लिए वो जल को एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर क्या है कि सॉइल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, तो ये हाइड्रोजन आयन आकर के जो रूट हेयर है वो उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन आयन ये पौधों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, पौधों के जो भी ऊतक हैं या जड़ हैं उनमें ये विषैला प्रभाव डालता है। अगला पॉइंट आता है कि जो प्लांट मेम्ब्रेन है उसमें जो धनायन की जो एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है तो उस पर भी अम्लता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। अगला होता है कि लगातार अगर हाइड्रोजन आयन अधिक है तो जो भी वाटर होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता हो ही जाएगी। अब ये क्या होते हैं कि रूट हेयर पर आकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे प्लांट क्या होता है फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब जो एक सामान्य जल है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और इस वजह से पौधे पानी की कमी से सूख जाते हैं। मतलब अम्लीय मृदा में आप लोग देखते होंगे कि मृदा में नमी तो है लेकिन पौधों में विल्टिंग पॉइंट शो होता है। तो क्यों शो होता है, क्योंकि उस पर आकर के हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए पौधे सामान्य रूप से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, अपने फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाते हैं। अगला होता है कि पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको भी ये प्रभावित करता है। तो ये सब होता है डायरेक्ट इफेक्ट। क्या होता है बेटा, डायरेक्ट इफेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष प्रभाव। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बढ़ने से क्या होता है, पीएच जो मृदा का पीएच होता है ये लो हो जाता है, और पीएच के लो होने पर बहुत सारे ऐसे प्लांट के न्यूट्रिएंट हैं जिनकी अवेलेबिलिटी घट जाती है, जो पौधे उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। खास करके जैसे जिंक है, कॉपर है, फास्फोरस तो इसमें अहम है। फास्फोरस अगर पीएच कम हुआ, मिजली कहने का अर्थ क्या है कि अगर एसिडिक नेचर हुआ तो ऐसे संदर्भ में जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है पौधों में वो तुरंत क्या होती है, घट जाती है, मतलब पोषक तत्वों की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि बेटा पीएच कम होने पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी उपलब्धता बढ़ जाती है, जैसे आपका एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, आयरन है। इन तत्वों की विलेयता बढ़ जाती है, तो विलेयता बढ़ जाने से भी पौधों पर क्या करते हैं ये बेटा, अब जानिए कि पौधों पर ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं, पौधों पर ये हानिकारक
प्रभाव डालते हैं जब इन तत्वों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक पॉइंट इसमें भी है जिसको आप आसानी से जान सकते हो। अगला क्या होता है कि पौधों में पोषक तत्वों की अधिकता या कमी के कारण विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिजीज हो जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, चीज़ ये भी होता है। दूसरा चीज़, जब मृदा में अम्लता बढ़ती है, इससे मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम जैसे तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे अगर एसिडिक नेचर का होगा तो कैल्शियम और पोटेशियम, इन तत्वों की कमी हो जाती है और इन तत्वों के कमी से भी पौधे प्रभावित होने लगते हैं। देखिए बेटा, अब आपको जानना है कि रिक्लामेशन ऑफ एसिड सॉइल, मतलब एसिड सॉइल या अम्लीय मृदा जो उसका सुधार कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग चर्चा किए थी कि जो बेस वो क्षीण हो जाते हैं, इसमें जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ये सब क्षीण हो जाते हैं धीरे धीरे करके, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम की एक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई जाए। तो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हैं कि कृषि में 10% से अधिक अगर आप बात करेंगे तो चूने का ही प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और उसके बाद में मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। तो जब आप चूना को बढ़ाएं, चूना डालेंगे तो चूना में क्या होगा, कैल्शियम होगा। तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, मीन्स कोई मिट्टी का कण है। अब इस कण के ऊपर सपोज करिए कि हाइड्रोजन आयन एडजॉर्ब है। जब इसमें हम चूना डालेंगे तो चूना क्या करेगा, ये कैल्शियम को विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देगा और कैल्शियम इसके ऊपर आ जाएगा। इस वजह से मृदा की अम्लता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब आगे इस पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे इसमें होगा, क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें लाइमिंग मटेरियल, इसके लिए आप कैल्शिक लाइमस्टोन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, या आप डोलोमाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों हैं। तो इस तरीके से डोलोमाइट का भी कर सकते हैं। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बिना बूझा चूना। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने से इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट ये है, तो इससे CO2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जैसे आप पानी में डालते हैं जब चूने को, तो उसमें से गैस मतलब CO2 से निकल जाता है। अगला आपका होता है कि हाइड्रेट लाइम, इसका भी, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, तो इसमें भी कैल्शियम, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। अगला इसमें लास्ट में जो होता है मार्ल, मतलब ये भुरभुरा एक कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका भी प्रयोग, या खड़िया जिसको हम बोलते हैं चाक, तो चाक का भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, चाल का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये भी इसके लिए इसमें क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी आप उपयोग खड़िया का भी कर सकते हैं। इस वजह से भी यह लकड़ी का राख, इस सब का भी उपयोग जिससे किया जा सकता है, या कागज़ के उद्योग से निकला हुआ जो उसका भाग होता है। तो इस सब के प्रयोग से आप इसमें रिक्लामेशन कर सकते हैं। आगे बेटा देखते हैं कि रिक्लामेशन होगा कैसे, मतलब लाइम का, कैल्शियम का प्रयोग कैसे करेंगे और इसका इफ़ेक्ट कैसे होगा, ये चीज़ हम आगे देखते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट में मतलब जो CO2 है इसके साथ क्रिया कैसे होगा, इसको हम लोग देखते हैं कि CO2 के साथ क्रिया करके ये क्या बनाए। देखिए बेटा, ये कैसे प्रभावित कर रहा है कि मृदा कोलाइड के साथ प्रतिक्रिया करके, जैसे मान लीजिए कि एक मिट्टी का कण है, पार्टिकल्स है या कोलाइड है, इस पर क्या हाइड्रोजन आयन आकर के एडजॉर्ब है, मतलब ये मृदा अम्लीय है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे तो क्या करेगा,
ये हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करेगा और विस्थापित करके उसके ऊपर क्या होगा, कैल्शियम आकर के एडजॉर्ब हो जाएगा। और जब कैल्शियम इसके ऊपर आकर के एडजॉर्ब हो जाएगा और फिर जो हाइड्रोजन ये H2O के रूप मतलब जल के रूप में फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस तरीके से होगा। या अगला यहाँ पर भी एक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कर रहे हैं। अभी हाइड्रोजन यहाँ पर वही चीज़ है, एसिडिटी बना हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये पार्टिकल से इसके ऊपर क्या हो गया, कैल्शियम आकर के एडजॉर्ब हुआ और फिर ये जल और CO2 के रूप में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और वाटर के रूप में फिर क्या होता है, लॉस हो जाता है और इस तरीके से कोलाइड पर वो हाइड्रोजन को हटा करके और फिर कैल्शियम आकर के विस्थापित हो जाता है और इस वजह से उसका pH क्या होता है, आने लगता है। अगला पॉइंट इसमें आता है इफेक्ट ऑफ लाइम ऑन द सॉइल। मतलब रिक्लामेशन के बाद ये देखेंगे कि सॉइल पर लाइम का इफेक्ट क्या होगा, मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आपको जानना क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ लाइम ऑन द सॉइल, लाइम ऑन द सॉइल मतलब सॉइल पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसके प्रभाव में जब से सबसे पहले फिजिकल इफेक्ट मतलब उसके ऊपर भौतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चूना डालने से क्या होता है कि मिट्टी ये सामान्यतः क्या होती है, दानेदार हो जाती है, मृदा भुरभुरी हो जाती है, मृदा दानेदार हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भौतिक प्रभाव में चूना डालने से मिट्टी क्या होती है, भुरभुरी हो जाती है। और मिट्टी जब भुरभुरी होगी तो स्वाभाविक है कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वाटर होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और दूसरा इसमें एरेशन भी अच्छी तरीके से हो सकेगा। आप कह सकते हैं कि इस मृदा में वाटर और एयर इन दोनों का जो एक्टिव है, तो कह सकते हैं कि इसका एरेशन भी और जल और वायु इन दोनों का एक्टिव ये बढ़ जाएगा, जिससे प्लांट आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस तरीके से पौधों की वृद्धि विकास सामान्य रूप से होने लगती है। तो ये तो हो गया भौतिक प्रभाव। दूसरा होता है बेटा रासायनिक प्रभाव, कि इसका रासायनिक प्रभाव क्या पड़ेगा। अब रासायनिक प्रभाव में मतलब इसके केमिकल इफेक्ट में कहने का अर्थ क्या, पहले क्या था, एसिड था, मतलब हाइड्रोजन आयन उसके ऊपर एडजॉर्ब था और जब चूना आप मिलाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को रिमूव करता है और हाइड्रॉक्सिल आयन उसके ऊपर आ जाता है। और हाइड्रॉक्सिल आयन क्या होता है, बेस होता है। तो इस तरीके से उसका pH धीरे धीरे करके कम हो जाता है और हाइड्रॉक्सिल आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने से इसका आप कह सकते हैं कि सॉइल का pH सामान्य होने लगता है। दूसरा जो आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीज, जिसका जो एक्टिविटी ज़्यादा हो गई थी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, वो कम होने लगता है। इससे इसका जो प्लांट पर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता था, जो प्लांट पर दुष्प्रभाव पड़ता था, तो वो दुष्प्रभाव कम पड़ने लगता है। ये चीज़ होता है। और पौधों में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता थी वो सामान्य तौर पर अच्छा होने लगता है। पौधों में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ने लगती है, खासकर जैसे पोटास की कमी हो जाए तो पोटास यहाँ पर अच्छे तरीके से उसकी उपलब्धता बढ़ने लगती। फास्फोरस की उपलब्धता भी सही तरीके से बढ़ने लगता है। अगला होता है फिर इसमें जैविक प्रभाव। क्या हो जाएगा बेटा, जैविक प्रभाव। इसका मतलब बायोलॉजिकल इफेक्ट इस पर क्या पड़ेगा। तो जैविक प्रभाव भी इसमें अच्छे तरीके से हो जाती है। मतलब जो सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता है वो बढ़ जाएगी। तो सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ेगी तो उसमें जो भी वायुजीवी जितने बैक्टीरिया हैं उनकी सक्रियता बढ़ेगी। तो इससे जो भी जीवाश्म पदार्थ हैं वो जीवाश्म पदार्थ अच्छे तरीके से विच्छेदित होने लगते हैं, जिससे अमोनीकरण की प्रक्रिया या फिर नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन इस तरीके से बढ़ जाती है। और जो जैसे जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कराने वाले जो बैक्टीरिया है, एब्जॉर्ब कराने जैसे राइजोबियम, एजिप्टोबैक्टर, इन सब जो इतने भी एरोबिक कंडीशन के बैक्टीरिया हैं इन सब की सक्रियता बढ़ जाती है और जिससे
मीन्स सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की उपलब्धता या कार्बन पदार्थों का डिकम्पोजिशन, ये बहुत अच्छे तरीके से बेटा होने लगता है। एक चीज़ होता है ओवरलाइम। ओवरलाइम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अगर लाइम एक मात्रा से अधिक डाल दिया जाए। भाई जैसे घी आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा तक लाभकारी है। अब ज़्यादा घी खा लो तो पेट खराब हो जाएगा। तो कहने का तो ओवर लाइम, जितना आवश्यकता उससे कहीं ज़्यादा अगर आप लाइम का प्रयोग कर देते हैं तो पुनः जो सॉइल वो पुनः एसिड के रूप में बेस के रूप में चली जाएगी। इस तरीके से आपकी मृदा वो ज़्यादातर आप अधिक चूना होने से यहाँ पर प्रभाव हो जाएगा, और जिससे मिट्टी अम्लीय से क्या क्षारीय बनने लगेगी। मतलब जो पौधों में फास्फोरस की उपलब्धता है घट जाएगी। मेटाबॉलिक जो क्रियाएं पौधे की वो भी प्रभावित हो जाएगी। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इन सब की अवेलेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ये सब ओवरलाइमिंग से हो रहा है। आगे इसमें जो भी अम्लीय जैसे कैल्शियम फास्फेट या इन सब के निर्माण में इसकी कमी आ जाएगी। पौधों द्वारा जो बोरान का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी हिडन वो भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और पीएच अत्यधिक बढ़ने से उसके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि क्षारीयता भी बढ़ने का वहाँ पर भय हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ओवरलाइमिंग इसमें नहीं होना चाहिए। ओवरलाइमिंग भी इसके लिए प्रभावित करता है। ये भी एक इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। फिर अब इसके लिए कि लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, मतलब कितना लाइम की आवश्यकता हो, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानना है कि पीएच कितना है। भाई जिस तरीके से पीएच होगा उसी तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारी मृदा कितना अम्लीय है, कितना एसिडिक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें लाइम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आप कितना लाइम का इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखिए और लोगों तक इसको भेजिए।